हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की भूगोल, जिसका देखिए बुक इस तरह दिखती होगी, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। तो इसमें हम अध्याय 1 पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है पर्यावरण। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आप हमारे साथ इस किताब को भी पढ़ते जाइएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। हम आपको एक नया अंदाज से पढ़ाएंगे जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपको रटना नहीं पड़ेगा कि हम एक अध्याय रटें या 2 अध्याय रटें, आपको एक भी रटना नहीं पड़ेगा। आप इस लेक्चर को ध्यान से पढ़िएगा और इसके बाद क्वेश्चन हल करके देखिएगा, तो आपको यह लगेगा कि हाँ क्वेश्चन हमसे बनने लगे हैं, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा एक अध्याय जिसका नाम है पर्यावरण। तो लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। ठीक है, मतलब लंबी छुट्टियों थी, उसके बाद रवि पहले छुट्टियों में अपने गांव गया होगा, अब जा रहा था तो उसके स्कूल के पास एक मैदान था, उसमें खुदाई होने लगी थी। तो वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। तो वही एक केवल सिंगल मैदान था जिस पर रवि खेला करता था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंद के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। इसमें पर्यावरण बदलने का मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास जो परिवर्तन हुआ उसे हम पर्यावरण कहेंगे। जैसे देखो, रवि जब स्कूल के पास से स्कूल जा रहा था तो उसके स्कूल के पास एक मैदान था। तो उस मैदान में पहले क्या था? पहले घास था, तितली थी और पक्षियाँ रहते थे और थोड़े थोड़े फूल लगे हुए थे। लेकिन जब लंबी छुट्टियों के बाद वह जब वहाँ से मैदान से गुजरा तो उसमें पता चला कि उस पर खुदाई हो रही है और फ्लैट बनने चाहिए, एक बड़ी इमारत बनेगी। तो जब उसने प्रधानाचार्य से ऐसे बोला तो प्रधानाचार्य ने क्या कहा कि देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है, मतलब हमारे आसपास जो स्थितियाँ थीं वो कैसे बदल रही हैं, तो उसे हम पर्यावरण कहेंगे। तो पर्यावरण समझ में। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? अब शिक्षक ने बोला होगा कि पर्यावरण बदल रहा है, तो रवि बोले कि भाई अब पर्यावरण है क्या? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। शिक्षक ने कहा कि जो भी आप अपने आसपास देखते हो वो सब क्या है? पर्यावरण का एक उदाहरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। मतलब जैसे ये किताब हो गई, ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया और ये जो कैमरा हो गया जिस पर ये रिकॉर्डिंग क्लास हो रही है, ये सब पर्यावरण के अंग हैं। आप भी पर्यावरण के अंग हैं, हम भी पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा, बिल्कुल, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी। पता है ना, जिनको प्रकृति ने बनाया है वो क्या है? पेड़ है, पर्वत है, मनुष्य है। और जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। जैसे इस किताब का निर्माण भगवान ने किया है कि मनुष्य ने किया? मनुष्य ने किया। इसका निर्माण मनुष्य ने किया। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं उसका निर्माण किसने किया? प्राकृतिक ने किया है। फिर अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित सूची बनाइए। तो मतलब आप एक काम क्रियाकलाप करिए। सर ने कहा कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो पर्यावरण की अगर हम परिभाषा देखेंगे तो परि प्लस आवरण होया पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण इसकी परिभाषा क्या होगी कि हमारे चारों ओर फैले आवरण को पर्यावरण कहते हैं।
हमारे चारों ओर फैले आवरण को पर्यावरण कहते हैं। जैसे देखो आप अपने चारों ओर, जैसे आप ये खड़े हुए हैं, ठीक है, आप अपने चारों ओर यहाँ पेड़ को देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ये बताओ। ठीक, यहाँ घास के मैदान को देखते हैं, और यहाँ से पशु पक्षियों को देखते हैं। ये पशु पक्षी हो गए मान लो, मतलब आपके आसपास पेड़ पौधे भी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं, और खेल के मैदान भी होते हैं, सड़क, और मतलब जितनी भी दुनिया भर की चीज़ें आप अपने आसपास अभी देख रहे हैं वो सब पर्यावरण के अंग हैं, और वो सब पर्यावरण के उदाहरण हैं। इसीलिए पर्यावरण दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण और एक होता है मानवीय पर्यावरण। मतलब देखो कुछ पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण लिखेंगे पर्यावरण, तो देखो कुछ हो गया प्राकृतिक पर्यावरण, कुछ प्राकृतिक पर्यावरण, कुछ मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण किसको कहेंगे? जिसका देखो, जिसका प्रकृति ने निर्माण किया, प्रकृति, जिसका प्रकृति ने निर्माण किया उसे हम प्राकृतिक पर्यावरण कहेंगे। जैसे पर्वतों का निर्माण क्या मनुष्य ने किया है, पठारों का निर्माण, नदियों, झीलों, सागरों, इनका निर्माण किसने किया है? इनका निर्माण प्रकृति ने किया, इसीलिए हम इसे प्राकृतिक पर्यावरण कहेंगे। और जिसका निर्माण मानवों ने किया है उसे मानवीय पर्यावरण कहेंगे। तो आप अपने आसपास दो प्रकार की चीज़ें देखते होंगे, एक प्राकृतिक के द्वारा निर्मित जैसे पेड़ पौधे, पर्वत, पठार, और एक मानवों के द्वारा निर्मित जैसे कलम हो गया, पेंच हो गया, अखबार हो गया, किताब हो गया, कॉपी, मोबाइल, ये सब किसके द्वारा है? मानव के द्वारा। तो मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं वो मानवीय पर्यावरण होते हैं। इसका आप उदाहरण इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे किताब हो गई, आपके आसपास जो सड़क है वो हो गई, सड़क के बाद जो आपके पास पेन है, ठीक है, भवन है, और जितने भी दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, मोबाइल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, लैपटॉप है, ये सब किसका निर्माण किया है? कौन निर्माण किया है? तो मानव ने निर्माण करे। तो पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक पर्यावरण, एक मानवीय पर्यावरण। तो प्राकृतिक के द्वारा निर्मित पर्यावरण को प्राकृतिक पर्यावरण और मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण को मानवीय पर्यावरण कहते हैं, और इसके ये उदाहरण दिए हुए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण के घटक, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण होगा और एक मानवीय पर्यावरण होगा। तो कुछ प्राकृतिक पर्यावरण के घटक कौन कौन से होंगे और कुछ मानवीय पर्यावरण के घटक कौन कौन से होंगे? तो देखो जैसे अभी हमने उदाहरण बताया, जो प्राकृतिक पर्यावरण के घटक होंगे, पर्वत होगा, ठीक, ये पठार भी होगा, नदियाँ होंगी, झीलें होंगी, और जो जितना भी प्राकृतिक के द्वारा निर्मित हुए हैं वो सब क्या होंगे? प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण होंगे। जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, ठीक, पशु पक्षी, पशु और जो पक्षी हैं वो भी प्राकृतिक के द्वारा निर्मित हुई हैं। लेकिन मानवीय पर्यावरण क्या के घटक कौन से होंगे? जो मानवों द्वारा निर्मित हुए, सीधी बात। तो जैसे आप उदाहरण दीजिए, जैसे किताब, ये मानवों के द्वारा निर्मित हुई है। जो सड़क है, जिस घर पर आप हैं वो घर, जो पुल है वो हुआ, फिर क्या रेल जो हो गई, और क्या, और कुछ भी बता दीजिए, जैसे पेन हो गई, पेंसिल हो गई, जितने भी दुनिया भर की चीज़ें जो मानव द्वारा निर्मित है वो मानवीय पर्यावरण, और जो प्राकृतिक के द्वारा निर्मित है वो प्राकृतिक पर्यावरण। तो ये हुए पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक मानवीय घटक और एक प्राकृतिक घटक। तो प्राकृतिक के द्वारा निर्मित जो वस्तुएं होती हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण में आती हैं, और जो मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं होती हैं वो मानवीय पर्यावरण में आती हैं। देखो केवल एक मानव जो होता है वो केवल एक व्यक्ति हो सकता है, उसका परिवार भी हो सकता है, ठीक है, और उसका धर्म भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसका शहर भी हो सकता है, और उसकी कुछ सांस्कृतिक रीतियाँ भी हो सकती हैं। जैसे आप लोग हैं तो आप एक व्यक्ति हैं, आपके मम्मी पापा एवं परिवार भी होगा, आप कोई किसी धर्म के होंगे, आप किसी शहर में रहते होंगे, गांव में रहते होंगे, आपकी कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं होंगी,
ये सब पर्यावरण के घटक के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के घटक के अंतर्गत कुछ प्राकृतिक, कुछ मानव के द्वारा निर्मित और कुछ खुद मानव, जैसे उनकी सांस्कृतिक, शहर, धर्म, परिवार और केवल जितने भी मानव की क्रियाएं होती हैं वो सब पर्यावरण के घटक में आती हैं। इसमें निर्जीव और जीव दोनों प्रकार के घटक होते हैं। जो प्राकृतिक पर्यावरण में होता है इसमें निर्जीव और जीव दोनों प्रकार के घटक होते हैं। देखो इसमें जो होंगे सजीव एंड निर्जीव दोनों प्रकार के घटक होंगे। लेकिन अब ये बताइए क्या मानवों में केवल सजीव होगा कि निर्जीव? तो इसमें सिर्फ निर्जीव घटक होंगे, ना कि सजीव घटक होंगे। क्यों? क्योंकि क्या पेन बोल सकती है, सांस ले सकती है, ये निर्जीव है वस्तु है कि नहीं है? किताब, रेल, सड़क, भवन, पुल ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं। लेकिन इसमें देखो जो नदियां हैं, नदियां तो निर्जीव है, लेकिन पशु पक्षी पेड़ पौधे ये सजीव हैं, और नदियां, पठार, पर्वत, झील ये निर्जीव हैं। तो इसमें सजीव एवं निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुएं आती हैं और इसमें सिर्फ निर्जीव घटक आते हैं। और मानव में ये हुए निर्जीव, ये हुए सजीव और ये हुए निर्जीव। तो अगर एक ये वाले सजीव में, तो इसमें देखो इसमें सजीव घटक आएंगे और इसमें इन सब में निर्जीव घटक आएंगे। तो अब हम बात करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण की और फिर इसके बाद मानवीय पर्यावरण की। तो भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि हुआ, जल हुआ, फिर वायु हुआ और जीव जंतु हुए, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? प्राकृतिक पर्यावरण बनाएंगे। तो प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, जल, वायु, जीव जंतु जो मिलकर क्या बनाएंगे? एक प्राकृतिक पर्यावरण बनाएंगे। इसमें देखो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। आइए हम सब इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करें हैं। पृथ्वी की ठोस पट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। जैसे एक स्थल मंडल हुआ, देखो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या शब्द आएंगे? स्थल मंडल आएगा, फिर जल मंडल आएगा और वायुमंडल आएगा, और क्या आएगा? एक जैव मंडल आएगा। ठीक, इन सब को हम आपको कक्षा 6 में समझा चुके हैं। लेकिन देखो स्थल मंडल किसे कहेंगे? स्थल मंडल पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है, पृथ्वी की ऊपरी परत, ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत क्या कहलाएगी? स्थल मंडल कहलाएगी। और जल मंडल तो पता है ना, सागर और महासागर ये हो गए जल मंडल कहलाएंगे। देखो स्थल मंडल पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है वो स्थल मंडल कहलाती है। तो अब यहाँ से देखो इसमें ही स्थल मंडल में ही कृषि, मतलब स्थल मंडल एक ऐसा भाग है, जिस पर हम कृषि कर सकते हैं, और जिस पर हम निवास करते हैं, जिस पर मानव निवास करता है उसे भी स्थल मंडल में ही तो कहते हैं। जहाँ आप भवन का निर्माण किए हैं, सड़क का निर्माण किए हैं, वो सब किस पर आएगा? वो सब स्थल मंडल पे आएगा। और स्थल मंडल देखो, स्थल मंडल ये हुआ। जल मंडल क्या है? जो सागर, जल के चारों ओर फैले हुए आवरण को, देखो सागर हुआ, महासागर हुआ, और जो नदियां हुई, जो झील हुए, इन सब को क्या कहेंगे? जल मंडल कहेंगे। और वायुमंडल किसे कहेंगे? वायुमंडल, जिसे वायुमंडल किसे कहेंगे? जो पृथ्वी है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर, ये पृथ्वी के चारों ओर एक फैली हुई जो परत होती है, वायु की एक परत होती है, उसे हम वायुमंडल कहेंगे। तो यानी इसमें लिख दो कि पृथ्वी के चारों ओर फैली परत, चारों ओर वायु की परत। ठीक, ये पृथ्वी हुई, और पृथ्वी के चारों ओर क्या है? एक वायु की परत फैली हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होती है और फिर ऑक्सीजन गैस होती है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। तो ये हुआ वायुमंडल, ये हुआ जल मंडल और ये हुआ स्थल मंडल। अब जैव मंडल की हम बात करें।
अब देखो, जैसे अगर वायुमंडल में कुछ परिवर्तन होगा, अगर वायुमंडल में कुछ परिवर्तन होगा तो यहाँ हमारे मौसम में और जलवायु में परिवर्तन होगा। तो जलवायु में परिवर्तन होगा, ठीक। अगर वायुमंडल में परिवर्तन के कारण मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। अब जैवमंडल किसे कहते हैं? तो देखो, एक छोटा सा भाग जहाँ पृथ्वी, जल और वायु तीनों उपस्थित हों उसे हम जैवमंडल कहते हैं। मतलब एक ऐसा भाग जहाँ जल स्थल भी हो, जल भी हो और वायु भी हो, उससे हम क्या कहेंगे? जैवमंडल कहेंगे। अगर मान लो, अगर क्या मनुष्य केवल जल पर रह सकता है? नहीं रह सकता। क्या मनुष्य केवल स्थल पर रह सकता है जहाँ जल उपस्थित नहीं है? क्या मनुष्य रेगिस्तान पर रहता है? नहीं रहता, क्योंकि वहाँ जल उपस्थित नहीं है। हवा तो है लेकिन जल उपस्थित नहीं है। अब क्या मनुष्य प्रशांत महासागर में रहता है? क्योंकि वहाँ सिर्फ जल है और हवा है, लेकिन स्थल तो नहीं है ना, तो मनुष्य यहाँ भी नहीं रहता। अब क्या मनुष्य आकाश पर रहता है? न जहाँ वहाँ जल है ना ही स्थल है, तो हवा है, तो क्या हवा खाएगा? नहीं खाएगा ना। तो जैवमंडल किसे कहेंगे? जैवमंडल उसे कहेंगे जहाँ स्थल, जल और वायु तीनों एक निश्चित मात्रा में उपस्थित हो। तो जैवमंडल ये लिख दोगे जीवों के रहने का स्थान, जीवों का, या फिर लिख सकते हो एक ऐसा क्षेत्र जहां जीवन या फिर जीव निवास करते हैं, उसे हम जैवमंडल कहेंगे। अब हम इनको क्यों बताएं? क्योंकि ये सब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल ये सब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो और इस प्रकार हमारा ये प्राकृतिक पर्यावरण खत्म होता है। तो देखो, पारितंत्र क्या है? परि प्लस तंत्र। इस तंत्र का मतलब हुआ जिसमें सभी जीवधारी आपस में क्रिया करके पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों से संबंध स्थापित करते हैं। पर्यावरण भौतिक एवं रासायनिक कारकों से संबंध स्थापित करते हैं, उसे हम पारितंत्र कहते हैं। अब दूसरा हुआ मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के बाद दूसरा होता है मानवीय पर्यावरण। तो मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अब उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। देखो, जो मानव होता है वो पर्यावरण के साथ, देखो पहली बात, जो मानव होता है वो पर्यावरण के साथ क्रिया करता है, ठीक। तो जब क्रिया करेगा तो कुछ चेंज करेगा पर्यावरण में कि चेंज ना करेगा? तो जब क्रिया करेगा तो स्वाभाविक सी बात है चेंज करेगा, अपने अनुसार प्रकृति का दोहन करेगा। तो जैसे वो सड़क का निर्माण किया, किस लिए किया? जब वो सड़क का निर्माण किया तो जिस स्थल मंडल पर प्राकृतिक की जो भूपरपटी की ऊपरी परत थी, पृथ्वी की ऊपरी परत थी, उसके साथ छेड़छाड़ किया कि नहीं किया? जहाँ मिट्टी की परत थी तो वहाँ सीमेंट की परत, डामर की परत लगा दी, और तो ये प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ हुआ, लेकिन किस लिए? अपनी सुविधा के लिए। और दूसरी क्या थी कि जो नदी थी, नदी पर उसने पुल बनाया तो वो नदी के साथ छेड़छाड़ किया, यानी कि उसके जो पानी था उसके प्रवाह को रोका। जो डैम बनाया, जो बांध बनाया, उसके प्रवाह को रोका। क्यों किया? क्योंकि अपनी सुविधा के अनुसार, ताकि बिजली उत्पन्न कर सके और यहाँ लाइट आ सके। तो ये प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ हुई कि नहीं हुई? और जल नदी के साथ छेड़छाड़ हुई। और जल जो देखो, जो पुल था हमारा, नदी के ऊपर जो पुल बनाया, वो भी नदी के साथ यानी प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ हुई कि नहीं हुई? जितना भी मानव ने अपनी क्रिया के लिए, अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जितनी भी क्रियाएं की, वो उसे हम मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत रखेंगे। मानव जो भी कुछ परिवर्तन प्राकृतिक में करता है और आगे भविष्य में करेगा, तो वो सब मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। चाहे वो सड़क का निर्माण हो, चाहे वो पुल का निर्माण हो, चाहे वो रेल मार्ग हो, चाहे वो बस, ट्रक, जीप, चाहे कोई वाहन हो, चाहे कुछ भी यंत्र तंत्र हो, वो सब मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। तो क्लियर? तो इस प्रकार हमारा मानवीय क्रिया, पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण और पर्यावरण के द्वारा समझाते हुए ये अध्याय खत्म होता है। और अब हम अगले अध्याय पर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद और आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।